हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हिबा अख्तर, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ मोशन एजुकेशन। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेशन लेकर के आई हूँ। आज हम क्या करेंगे, आज हम 3 ओलंपियाड्स को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यानी कि इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे तीन ओलंपियाड की प्रिपरेशन कराऊंगी। और ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए है। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। जो भी मैं आपको नोट डाउन कराऊंगी वो आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। तो आज हम कौन कौन से ओलंपियाड्स इस पर्टिकुलर वीडियो में टारगेट करने वाले हैं। एनएसओ नेशनल साइंस ओलंपियाड, आईओएस हम टारगेट करेंगे, साथ ही हम एनएसटी को भी यहाँ पे टारगेट करेंगे। तो हम सारे पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे और चैप्टर वाइज मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आई हूँ। तो आज हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, राइट। सेपरेशन किस तरीके से आप कर सकते हो सब्सटेंसेस का, आपने पढ़ाई है थ्योरीज में, आपको आपके टीचर्स ने पढ़ाया है स्कूल्स में, या जहाँ से भी आपने एजुकेशन ली है वहाँ पे आपने पढ़ा है कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में कितने टाइप के मेथड्स होते हैं, कौन कौन से मेथड्स अप्लाई करके आप सेपरेशन कर सकते हैं। अब देखिए, जब आप सॉल्यूशन बनाते हैं ना तो सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट करके क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। अब अगर कोई सब्सटेंस किसी सब्सटेंस में डिसॉल्व हो रहा है, इसका मतलब तो क्या हो रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है। यानी कि आप डिसॉल्व कर रहे हो उसको, उसमें सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हो और क्या बना रहे हो, सॉल्यूशन बना रहे हो। तो इसे हम कहेंगे डिसोल्यूशन, राइट। और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर लिक्विड में या किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व ही नहीं होते हैं। अब अगर वो डिसॉल्व नहीं होंगे तो फिर वो क्या होंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। सेटल डाउन अगर हो गए तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन, है ना। पढ़ा है आप सबने। सेडिमेंटेशन की प्रोसेस में क्या होता है, जो भी इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं वो सब सेटल डाउन हो जाते हैं जब हम सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब्ड छोड़ते हैं तब, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप इस पर्टिकुलर वीडियो में सीखने वाले हैं। सारे मेथड्स पे हम क्वेश्चंस अप्लाई करके देखेंगे, ओके। और यहाँ पे देखिए डिकेंटेशन में क्या हो रहा है, डिकेंटेशन के प्रोसेस को क्या कहते हैं, मतलब कैसे आप कर सकते हो डिकेंटेशन का प्रोसेस। यहाँ पे आपने क्या किया, जो भी सेडिमेंट था ना, जो भी इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस पार्टिकल्स थे वो तो सब सेटल डाउन हो गए और ऊपर आपको यहाँ पे क्लियर लिक्विड दिख रहा है, राइट। अब ये जो क्लियर लिक्विड है हम चाहते हैं कि हम इसको दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर कर लें। तो ये जो प्रोसेस होता है कि आप क्लियर लिक्विड को किसी दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर कर रहे हो बिना सेडिमेंट को डिस्टर्ब किए, उसे हम क्या कहते हैं, डिकेंटेशन कहते हैं। और ये जो क्लियर लिक्विड होता है इसको सुपरनेटेंट लिक्विड कहा जाता है। और यहाँ पे जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है इसको हम कहते हैं सेडिमेंट, ओके। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। उसके बाद आपने फिल्ट्रेशन भी इस चैप्टर में पढ़ा होगा, आपने और भी कई सारे मेथड्स पढ़े होंगे जिसमें आपने सॉलिड को सॉलिड से सेपरेट किया होगा। सॉलिड सॉलिड सेपरेशन सबसे पहले आपने पढ़ा होगा। सबसे पहला जो मेथड था वो सॉलिड सॉलिड सेपरेशन का ही था और उसमें आपने क्या क्या पढ़ा था, विनोइंग पढ़ा था, थ्रेशिंग पढ़ा था, है ना। इस तरीके से आपने किया था। सीव आपने किया था, सीविंग का यूज़ किया था जिसमें आपने पेबल्स को जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स थे, फाइन पार्टिकल्स, उनसे आपने सेपरेट आउट किया था, ठीक है। और भी कई सारे मेथड्स हैं, जैसे कि आप मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज़ कर सकते हो। अगर उस पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर जो आपने मिक्सचर यूज़ किया है उस मिक्सचर के अंदर अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज प्रेजेंट हैं देन आप क्या कर सकते हो, मैग्नेटिक सेपरेशन कर सकते हो, ठीक है। और जिस सब्सटेंस में या जिस मटेरियल के पार्टिकल्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होंगी वो एज अ कंटेनर में एज इट इज रह जाएंगी, और जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी और मैग्नेट पे चिपक जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा विनोइंग और थ्रेशिंग तो आप जानते ही हैं। थ्रेशिंग में हम क्या करते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं, जो अनाज होते हैं, उसमें से स्टॉक्स को अलग कर रहे होते हैं। जबकि जो विनोइंग का प्रोसेस है, अब आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो एक लेडी है ये ऊपर से ऊपर खड़ी है और जो ग्रेन है जिसमें हस्क पार्टिकल्स मिले हुए हैं उसको नीचे की तरफ गिरा रही है। तो हवा चलने की वजह से, ब्लोइंग एयर की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो भी हस्क पार्टिकल्स हैं वो उड़कर दूर गिर रहे हैं और सारा ग्रेन एक जगह स्टोर हो रहा है फ्लोर पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सेपरेशन मेथड्स लगाए होंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड्स आपने पढ़े होंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमने कौन से टॉपिक पर लिया है।
पहला क्वेश्चन हमारा बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, ऑब्जर्व द गिवन फिगर केयरफुली। तो यहाँ पे आपको प्रोसेस X और प्रोसेस Y गिवन है, ठीक है। अब जो प्रोसेस X है यहाँ पे, उसमें देखो यहाँ पे जो किसान है वो ग्रेन्स को अलग कर रहा है, किसमें से, स्टॉक में से, या फिर आप कह सकते हो चाफ में से अलग कर रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जस्ट मैंने अभी आपको समझाया है, यहाँ पे क्या हो रहा है, विनोइंग का प्रोसेस हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, थ्रेशिंग का प्रोसेस हो रहा है। तो बस आपसे यही पूछा गया था कि X प्रोसेस और Y प्रोसेस का नेम आपको बताना है, आइडेंटिफाई द X एंड Y रेस्पेक्टिवली। तो ये मैं अभी आपको समझा चुकी हूँ, तो इसलिए आपके लिए ये बहुत इजी क्वेश्चन रहा होगा। और क्वेश्चन यहाँ पे NSO का क्वेश्चन है, नेशनल साइंस ओलंपियाड का क्वेश्चन है, 2013 में आया है, ठीक है। और चैप्टर हमारा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस है, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, ऑप्शंस देख लेते हैं। आई मीन ऑप्शंस क्या क्या है यहाँ पे। पहला है डिकेंटेशन एंड सीविंग। डिकेंटेशन मैंने आपको बता दिया था अभी कि जब भी हम सेडिमेंट के ऊपर वाले लिक्विड को, क्लियर लिक्विड को किसी दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डिकेंटेशन कहते हैं। एंड सीविंग के प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको लार्ज सॉलिड पार्टिकल्स से सेपरेट करते हैं, क्योंकि जो सीव होती है वो अलग अलग साइजेस की आती है, उसमें जो होल्स होते हैं वो अलग अलग साइज के होते हैं, ठीक है। उसके अलावा सीव और डिकेंटेशन यहाँ पे अल्टर करके दिया हुआ है, तो ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है विनोइंग एंड थ्रेशिंग। विनोइंग, देखो जो फर्स्ट वाला प्रोसेस है वो विनोइंग का नहीं है, वो थ्रेशिंग का है, इसलिए सी भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पहला है थ्रेशिंग और जो दूसरा प्रोसेस है वो है विनोइंग। विनोइंग में हम क्या करते हैं, लाइटर पार्टिकल्स को हेवियर पार्टिकल्स से अलग करते हैं, जबकि थ्रेशिंग में हम क्या करते हैं, थ्रेशिंग में हम जो स्टॉक्स होते हैं या जो चाफ होता है उसको बीट करते हैं और उसमें से जो ग्रेन्स होते हैं सारे वो नीचे गिर जाते हैं, ठीक है, और हम उनको कलेक्ट कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि रीड द गिवन पैसेज एंड फिल इन द ब्लैंक बाय द सेलेक्टिंग एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये जो प्रोसेसेस दिए हुए हैं ये फाइंड आउट करना है आपको। एंड आपको यहाँ पे इतने सारे मेथड्स दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में कौन सा प्रोसेस हुआ है वो आपको मेथड दिया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, बर्निंग ऑफ कैंडल, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है निटिंग ऑफ डो, यानी कि आप जब आटा लगाते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद है ऑप्शन बी कंडेंसेशन, मेल्टिंग, बर्निंग ऑफ कोल, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। फिर सी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है फोल्डिंग ऑफ पेपर, पेपर फोल्ड करना, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन। फिर यहाँ पे वही डो वाला ऑप्शन आ गया फिर से, यानी कि जो इसमें दिया हुआ था वो वापस से रिपीट हुआ है यहाँ पे। उसके बाद है बर्निंग ऑफ पेपर, श्रेडिंग ऑफ पेपर। तो ये सारे आपको इतने सारे मेथड्स दिए हुए हैं। अब आपको इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, ये पैराग्राफ आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और फिर आपको आंसर करना है। तो चलो इस पैराग्राफ को पढ़ो, वीडियो को पॉज करो, पैराग्राफ पढ़ो, आंसर करो, मुझे कमेंट बताओ, कमेंट में बताओ कि क्या आंसर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। देखने में ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा सा लॉन्ग लग रहा है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है और क्वेश्चन NSO 2021-22 का आंसर है, क्वेश्चन है, ठीक है। सो यहाँ पे प्रोसेस 1 की क्या बात हो रही है, प्रोसेस 1 प्रोसीड्स विद इवोल्यूशन ऑफ हीट। जो प्रोसेस 1 है वो सिर्फ तभी प्रोसीड हो सकता है जब वहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ हीट हो रहा हो, यानी कि जब हीट रिलीज हो रही हो, ठीक है। तो अब फर्स्ट के लिए देख लेते हैं इवेपोरेशन। क्या इवेपोरेशन में हीट रिलीज होती है? नहीं, इवेपोरेशन में हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे इवेपोरेशन की, तो इवेपोरेशन में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर का इवेपोरेशन करें अगर हम, तो वाटर H2O लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होगा,
ठीक है, लिक्विड स्टेट में होगा। और जब हम इसको इवेपोरेट करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, हीट का सिंबल होता है ट्राइंगल। ठीक है, तो इस ट्राइंगल को क्या कहते हैं? हीट। ठीक है, इस ट्राइंगल का मीनिंग क्या है? यहाँ पे हीट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको हमने हीट किया, हीट करने के बाद वाटर वेपर बन गई। ठीक है, यानी कि ये जो H2O है ये क्या बन गया? गैसियस स्टेट में आ गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या कोई हीट एनर्जी रिलीज हुई है? रिलीज नहीं हुई है, बल्कि यहाँ पे एब्जर्व हुई है। एब्जर्व हुई है इसका मतलब इवेपोरेशन फर्स्ट का आंसर नहीं हो सकता, यानी कि जो पहला प्रोसेस है वो इवेपोरेशन बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा प्रोसेस क्या है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में हीट रिलीज होती है क्योंकि कूलिंग वाला मेथड ना। देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगर हम H2O को लिक्विड से कन्वर्ट करें किस में? H2O गैस में। ठीक है, तो हमें इसको एनर्जी देनी पड़ेगी तब ये वेपर में कन्वर्ट होगा। तो यानी कि यहाँ पे तो हमें इसको हीट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं गैस को वापस से लिक्विड में कन्वर्ट करूँ तो फिर मुझे यहाँ पे कंडेंसेशन करना पड़ेगा, है ना? क्या करना पड़ेगा? कंडेंसेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी? यहाँ पे कूल करूँगी। ऑब्वियसली इसका रिवर्स प्रोसेस है ना, तो रिवर्स प्रोसेस में क्या होता है? कूलिंग होती है। ठीक है, यानी कि वाटर का जो यहाँ पे रिवर्स प्रोसेस है, इवेपोरेशन किसका रिवर्स प्रोसेस है? यहाँ पे कंडेंसेशन का, और कंडेंसेशन इवेपोरेशन का। तो यहाँ पे हो रहा है कंडेंसेशन। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे कंडेंसेशन सही है क्योंकि यहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे क्या होता है? हीट रिलीज होती है। जब भी कूलिंग होती है तो हीट रिलीज होती है, और जब भी हीट करते हैं हम किसी सब्सटेंस को तो वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर स्टेट चेंज कर लेता है। ठीक है, क्लियर? तो यानी कि बी यहाँ पे सही दिया हुआ है। उसके बाद फोल्डिंग ऑफ पेपर में तो कोई एनर्जी चेंज हमें दिखाई दे नहीं रहा है, इसलिए ये तो गलत है। उसके बाद बर्निंग ऑफ पेपर तो केमिकल चेंज है, वो एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, ये एक केमिकल चेंज है। क्लियर? अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि सेकंड जो प्रोसेस है वो कब प्रोसीड करेगा? जब हीट एब्जॉर्ब होगी। यानी कि सेकंड प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए थी, तो मेल्टिंग के प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब होती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आइस की, तो आइस को मैं मेल्ट कर सकती हूँ हीट देकर, किसमें? वाटर में, राइट? क्लियर? तो यहाँ पे आइस जो है वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और मेल्ट हो रहा है, यानी कि स्टेट चेंज कर रहा है, वो सॉलिड से लिक्विड में आ रहा है। क्लियर? अब उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? प्रोसेस 3 इज एन इरिवर्सिबल केमिकल चेंज। देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है? इरिवर्सिबल केमिकल चेंज, यानी कि वो रिवर्स भी नहीं होना चाहिए और नया प्रोडक्ट भी बनना चाहिए। केमिकल चेंज में क्या होता है? हमेशा नया प्रोडक्ट बनता है, जबकि फिजिकल चेंज में कभी भी नया प्रोडक्ट नहीं बनता है। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ कोल की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो बर्निंग ऑफ कोल, कोयले को बर्न करोगे। जब आप कोल को बर्न करोगे तो कोल में कार्बन प्रेजेंट है, और कोल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस से बर्न करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। अब एक बार अगर CO2 बन गई तो क्या आप वापस से कोयला बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि रिवर्स नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट है फोर्थ इज अ रिवर्सिबल फिजिकल चेंज, यानी कि जो फोर्थ प्रोसेस है वो कैसा होना चाहिए? रिवर्सिबल फिजिकल चेंज होना चाहिए। सो डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर क्या है? एक रिवर्सिबल फिजिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पे शुगर एक सॉलिड सब्सटेंस है जिसको लिक्विड में डिसॉल्व किया गया है और वो इजीली डिसॉल्व हो रहा है, सॉल्यूबल है। ठीक है, अब अगर आपको शुगर को वाटर से सेपरेट करना है तो आप क्या करोगे? हीट करोगे। हीट करने से क्या होगा? जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा, शुगर का सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड हो जाएगा, और जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आएगा, मतलब जैसे ही सैचुरेटेड सॉल्यूशन एयर के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा? शुगर क्रिस्टल्स अगेन हमें मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ही होता है। ऐसे ही सॉल्ट में भी हम ऐसे ही करते हैं। तो जो भी डिसोल्यूशन है वो एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है, तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी इज द राइट आंसर।
तो यहाँ पे हमारा आंसर है बी। ओके, चलो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने नोट डाउन किया होगा, जो कुछ मैंने लिखवाया आप सबने नोट किया होगा। विच सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नॉट ग्रुप्ड करेक्टली। तो यहाँ पे आपको चार चीज़ें, मतलब चार ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें अलग अलग सेटअप्स दे रखे हैं, अलग अलग सब्सटेंसेस गिवन है, और आपको बताना है कि कौन सा ग्रुप गलत गिवन है, यानी कि कौन सा ग्रुप जो है वो सही नहीं है, उसमें एक मटेरियल ऑड वन है। ठीक है, और NSTSC 2019 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है ऑप्शन ए में कौन कौन से हमें सब्सटेंसेस दिए हुए हैं, सॉसर, कप एंड टी पोट। तो सॉसर, कप और टी पोट में किससे बना सकती हूँ, क्ले से बना सकती हूँ, यानी कि सेम ही मटेरियल यहाँ पे यूज किया गया है। गोल्ड, सिल्वर और ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर और ज्वेलरी किससे बना सकती हूँ मैं, ऑब्वियसली मैं मेटल से बना सकती हूँ, राइट। उसके अलावा नोटबुक, टेक्स्ट बुक और राइटिंग पैड, यानी कि टेक्स्ट बुक, नोटबुक और राइटिंग पैड में पेपर का यूज करके बना सकती हूँ। इन तीनों ही चीज़ों में पेपर यूज हो रहा है। नेक्स्ट है बेडशीट, ब्लैंकेट एंड लेदर हैंडबैग। बेडशीट, ब्लैंकेट और जो लेदर हैंडबैग है वो हम किससे बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे लेदर हैंडबैग तो टोटली अलग साउंड कर रहा है, क्योंकि जो लेदर है उससे हम कभी बेडशीट नहीं बना सकते और उससे हम ब्लैंकेट भी नहीं बनाते, है ना। हम ब्लैंकेट और बेडशीट किससे बनाते हैं, नेचुरल मटेरियल, या फिर आप कोई भी सिंथेटिक मटेरियल भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी सिंथेटिक फाइबर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन लेदर का यूज़ हम बेडशीट और ब्लैंकेट बनाने में नहीं कर सकते। तो लेदर यहाँ पे बिल्कुल अलग मटीरियल है जिससे बैग बनाया गया है, तो इसलिए यही ऑड वन है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इजी सा क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चंस करने में बहुत मजा आ रहा होगा। चलो बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। आपको 5 टेस्ट ट्यूब दे रखी है और उन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर जो सब्सटेंसेस आपको दिए गए हैं ना, उन्हें आपको ध्यान से सोचना है, समझना है। आफ्टर सम टाइम ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको दिया गया है एंड डिफरेंट सब्सटेंसेस आर एडेड इनटू द वाटर, और टेस्ट ट्यूब में सब में पानी भरा हुआ है, सब में वाटर है, और आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि वाटर में वो पर्टिकुलर सब्सटेंस सॉल्युबल होता है या नहीं होता है। अगर सॉल्युबल होगा तो क्या होगा, मिसिबल होगा, है ना, यानी कि डिजोल्व हो जाएगा आई मीन, और अगर सॉल्युबल नहीं होगा तो इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल हम कह सकते हैं उन्हें। ठीक है, आफ्टर सम टाइम सब्सटेंसेस विल कंप्लीटली डिजोल्व इन द टेस्ट ट्यूब, मतलब कुछ टाइम के बाद अगर वो सॉल्युबल होता होगा तो वो उसमें डिजोल्व हो जाएगा, अगर नहीं होता होगा तो फिर सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं टेस्ट ट्यूब 1 में मुझे क्या दिया हुआ है, अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स मुझे गिवन है, और टेस्ट ट्यूब जो 1 है उसमें मुझे दिया हुआ है शुगर। ठीक है, और जो टेस्ट ट्यूब 2 है उसमें दिया हुआ है कॉमन सॉल्ट, राइट। टेस्ट ट्यूब 1 में शुगर है, टेस्ट ट्यूब 2 में कॉमन सॉल्ट है। हम जानते हैं कि दोनों ही सॉल्युबल हैं इन वाटर, सो दे आर सॉल्युबल सब्सटेंसेस। राइट डाउन कर लीजिए आप कि शुगर और सॉल्ट क्या है, सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं। शुगर क्या होता है, C12H22O11 होता है, और जो सॉल्ट है वो क्या होता है, NaCl होता है। कॉमन सॉल्ट की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक, उसके बाद है सैंड, चॉक पाउडर और सॉडस्ट। तो जो सैंड, चॉक पाउडर और सोडस्ट है वो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, तो वो डिजोल्व नहीं होंगे। हमें तो सिर्फ ये देखना था कि कौन कौन से कंप्लीटली डिजोल्व हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली 1 और 2 में जो सॉल्ट्स ऐड किए गए हैं या जो भी सॉल्यूट ऐड किया गया है वो सॉल्युबल है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 एंड 2 ओनली। ठीक है, अभी यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि वो सब्सटेंसेस आपको बताने थे जो कि कंप्लीटली सॉल्युबल हैं, बट अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन कौन से सॉल्युबल नहीं है, तो फिर आपका आंसर क्या होना चाहिए था, सी होना चाहिए था, 3, 4 और 5, बट यहाँ पे सॉल्युबल पूछा है इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वाइल प्रिपेयरिंग पुलाव, वाओ
अब यहाँ पे जो रागिनी है वो पुलाव प्रिपेयर कर रही है। फाउंड दैट सम हस्क वॉज मिक्सड विद द रॉ राइस, यानी कि उसने क्या पाया कि कुछ छिलके यानी कि हस्क पार्टिकल्स थे किसमें, रॉ राइस में, जो कच्चा चावल लिया था उसने, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट थी। बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन शी सेपरेटेड हस्क फ्रॉम राइस, यानी कि उसको राइस में से हस्क पार्टिकल्स यानी कि इम्प्योरिटीज को सेपरेट करना है, तो वो कौन सा मेथड लगाएगी? क्या उसे थ्रेशिंग करना चाहिए? नहीं, थ्रेशिंग तो नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें चाफ तो है ही नहीं, है ना, तो उसमें तो सिर्फ हस्क पार्टिकल्स हैं, तो वो थ्रेशिंग यूज नहीं करेगी। उसके बाद है विनोइंग, फिल्ट्रेशन और सिविंग। सिविंग से भी कर सकते हैं, बट जो सही तरीका है वो क्या है? विनोइंग है ना। विनोइंग यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर है इसका, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिल्ट्रेशन हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि दोनों ही कैसे हैं, सॉलिड सब्सटेंसेस हैं, और सॉलिड जो सब्सटेंसेस होते हैं उनमें हम कौन सा मेथड लगाते हैं, या तो विनोइंग लगाते हैं या तो सीविंग लगाते हैं, है ना। थ्रेशिंग भी लगाते हैं, बट थ्रेशिंग के लिए यहाँ पे वो चाफ भी होना चाहिए, तो यहाँ पे ग्रेन्स चाफ में लगे हुए नहीं है बल्कि हस्क पार्टिकल्स के साथ मिक्स हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, विनोइंग का यूज़ करेंगे। विनोइंग में क्या होता है, ब्लोइंग एयर के थ्रू जो भी लाइटर पार्टिकल्स होते हैं उनको सेपरेट आउट कर दिया जाता है विद द हैवियर पार्टिकल्स। सो ये क्या है, एक मैथड है। अगर मैं विनोइंग के बारे में बात करूँ यहाँ पे, इट इज अ मैथड for separating, it is a method for separating heavy particles and lighter particles। तो यहाँ पे हम हैवी पार्टिकल्स और लाइटर पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं। तो जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो राइस के पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे जो भी हैवी पार्टिकल्स हैं वो राइस के पार्टिकल्स हैं, और जो भी लाइटर पार्टिकल्स हैं वो हस्क पार्टिकल्स यहाँ पे हैं। तो हम क्या लगाएंगे, विनोइंग का मेथड लगाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं। ये प्रोसेस आप देख पा रहे हो, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, विनोइंग हो रहा है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। देखो यहाँ पे आपको एक क्लाउड जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। ऑब्जर्व द गिवन फिगर एक्स एंड वाई शोन बिलो। तो यहाँ पे आपको दो प्रोसीजर्स दे रखे हैं एक्स एंड वाई फिगर में, और आपको यहाँ पे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है। और क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, क्वेश्चन NSTSC 2022-23 का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये जो क्लाउड जैसा स्ट्रक्चर बना है, ये बना कैसे है? देखिए यहाँ पे क्या हुआ होगा, क्लाउड कैसे बनता है, वाटर की ड्रॉपलेट से ही बनता है ना। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे जो वाटर था यानी कि सी वाटर जो था, यह है सी वाटर, और सी वाटर क्या हुआ, इवेपोरेट हुआ। ठीक है, सन की हीट को एब्जॉर्ब करके यहाँ पे इसका हुआ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन होने के बाद ये पानी ऊपर उड़ के गया, यानी कि जो H2O था ये किसकी फॉर्म में था, गैसियस फॉर्म में था, यानी कि वेपर की फॉर्म में था। और जो ऊपर गया तो ऊपर जाके क्या हुआ, इसमें ऊपर जाने के बाद यहाँ पे हो गया कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन का मतलब वो लिक्विड ड्रॉपलेट्स में बदल गया, राइट। तो देखो ऑप्शन ए क्या कहता है, बोथ ऑफ देम आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ वाटर, यानी कि यहाँ पे जो दोनों आपको डायग्राम्स दिख रहे हैं, यहाँ पे जो भाप बन रही है और वहाँ पे जो क्लाउड बन रहा है, वो किसकी वजह से बन रहा है, कंडेंसेशन होने की वजह से बन रहा है। ठीक है, बोथ ऑफ देम आर मेड अप ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। यस, वाटर ड्रॉपलेट से दोनों ही क्लाउड्स जैसे स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बोथ ऑफ देम आर फॉर्म्ड बाय इवेपोरेशन ऑफ वाटर। नहीं, इवेपोरेशन तो पहले ही हो चुका है, बाद में क्या हुआ है, कंडेंसेशन हुआ है। ठीक है, तो ए वाले ऑप्शन में जो है इवेपोरेशन पहले ही हो चुका है, कंडेंसेशन हो रहा है दोनों में। ठीक है, और यहाँ पे
डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि हमारा ए और बी ऑप्शन सही है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स अ sieve फॉर सेपरेटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब ये यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि जो sieve होती है जिसमें आप सॉलिड, जिसका यूज करके आप सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग साइज के पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। ऑप्शन ए में आपको सब्सटेंस दिया हुआ है फ्लोर एंड ब्रेन ऑफ व्हीट, यानी कि यहाँ पे आपको चोकर दिया हुआ है। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब, चोकर, यानी कि जो हस्क पार्टिकल्स हैं आप वो कह सकते हो। ठीक है, तो हस्क पार्टिकल्स को हम कैसे सेपरेट करेंगे, जो आटा है उससे कैसे सेपरेट करेंगे, छान के ही सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि इस मटेरियल को सेपरेट करने के लिए हम सीव का यूज कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड वाले ऑप्शन में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पे टी के साथ भी कुछ लिखा हुआ है। टी के साथ क्या लिखा हुआ है, टी एंड इट्स डिकॉक्शन। डिकॉक्शन का मतलब होता है काढ़ा बनाने का प्रोसेस, जो काढ़ा बनाया जाता है। तो काढ़ा जो बनाया जाता है उसके लिए यहाँ पे सीव यूज नहीं होगा, है ना। जनरली यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट, अगर मैं ऑप्शन की बात करूं कि अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है, तो अप्रोप्रिएट आंसर तो हमारा ए ऑप्शन ही है। ठीक है, तो बी यहाँ पे गलत हो जाएगा। उसके बाद सॉल्ट सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज ही इतना सा है, बिल्कुल छोटा सा सॉल्ट सॉल्यूशन का पार्टिकल है, क्योंकि जब भी आप ट्रू सॉल्यूशन बनाते हो या जब भी किसी सॉल्ट को लिक्विड में डिसॉल्व करते हो और वो डिसॉल्व हो जाता है और सॉल्यूशन कैसा बन जाता है, होमोजीनियस बन जाता है, तो उसमें पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। इसलिए जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं हो पाते, सेपरेट नहीं हो पाते, तो इसलिए हम उनको सीव से अलग नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ सकता। एंड लास्ट है मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सैंड। आयरन फिलिंग और सैंड के लिए तो हम मैग्नेटिक सेपरेशन लगाएंगे, हम सीव क्यों लगाएंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत है। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया था NSTSC 2014 का ये क्वेश्चन है और करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गिवन फिगर इज दैट ऑफ द बोल कंटेनिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग सैंड एंड यहाँ पे सॉल्ट भी दिया हुआ है आपको। ठीक है, एक मिक्सचर है आपके पास जो कि बोल में लिया गया है। अब इस बोल के अंदर जो मिक्सचर है उसके अंदर एक सब्सटेंस ऐसा भी है जिसमें आयरन फिलिंग यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दे रखी है, उसके बाद सॉल्ट है और सैंड है। तो आपको यहाँ पे सेपरेटिंग मेथड ही फाइंड आउट करना है कि आप सबसे पहले कौन सा मेथड यहाँ पे चूज करोगे या अप्लाई करोगे। तो मुझे तो क्वेश्चन पढ़ते ही एक बार में ही समझ में आ गया कि क्योंकि यहाँ पे आयरन फिलिंग दे रखा है तो इसलिए मैं कौन सा सेपरेटिंग मेथड लगाऊंगी, सबसे पहले मैग्नेटिक सेपरेशन लगाऊंगी। और मैग्नेटिक सेपरेशन आपको ए और डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो फिर ऑब्वियसली बी और सी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब आपने क्या किया, जो भी आयरन फिलिंग्स के पार्टिकल्स थे उनको तो मैग्नेटिक सेपरेशन से अलग कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद फिल्ट्रेशन से क्या अलग करोगे, आप सैंड को अलग करोगे। फिल्ट्रेशन के मेथड से आप सैंड को अलग करोगे। और इवेपोरेशन से क्या होगा, जितना भी वाटर है सॉल्ट सॉल्यूशन में, इवेपोरेशन से क्या होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन में जितना भी पानी होगा वो सब इवेपोरेट हो जाएगा और कंटेनर में क्या रह जाएगा, सॉल्ट रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन ए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कॉलम्स दिए हुए हैं, कॉलम ए को कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है आपको। मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, तो पहला आपको सब्सटेंस यानी कि जो मिक्सचर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, सैंड एंड वाटर का दिया हुआ है। और फिर सेकंड आपको दिया हुआ है चाफ एंड ग्रेन्स, फिर आपको दिया हुआ है पेबल्स एंड राइस, फिर आपको दिया हुआ है सेपरेट ग्रेन फ्रॉम चाफ और सॉरी स्टॉक्स। एंड यहाँ पे आपको मेथड्स दिए हुए हैं, कौन कौन से मेथड्स आपको दिए हुए हैं, हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग से आप क्या बोल सकते हैं, कंकर को अलग करते हो जब भी आप ग्रेन्स को साफ करते हो, पल्सेस को साफ करते हो, तो उसमें जो भी कम इम्प्योरिटी है
है जिसका लार्जर साइज है और कलर डिफरेंट है तो उसको आप हैंड पिकिंग से सेपरेट करते हो। ये बहुत ही कॉमन सा मेथड है, ठीक है, जो जनरली आपके घर में भी मम्मा आपकी यूज़ करती हैं जब भी वो चावल को साफ़ करती हैं तब, ठीक है, या फिर जब वो दाल को साफ़ करती हैं तब। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इसका इमेज दिखा दिया था, ठीक है। उसके बाद है थ्रेशिंग एंड लास्ट में है विनोइंग। तो विनोइंग में तो अभी आपने एक क्वेश्चन भी किया था जिसमें हम क्या कर रहे थे, लाइटर पार्टिकल्स को और हैवियर पार्टिकल्स को सेपरेट आउट कर रहे थे। थ्रेशिंग में हम क्या कर रहे थे, चाफ से उसको अलग कर रहे थे, है ना। और सेडिमेंटेशन में क्या हो रहा था, जो पार्टिकल्स सोल्यूबल नहीं थे वो सेटल डाउन हो गए थे। तो सोल्यूबल कौन नहीं है भाई, यहाँ पे ये सोल्यूबल नहीं लग रहा है मुझे, है ना, जो सैंड है वो सोल्यूबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सैंड सोल्यूबल नहीं है, ठीक। तो इसलिए जो मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर है उसको हम कैसे सेपरेट आउट कर पाएंगे, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन से सेपरेट आउट कर पाएंगे। तो फर्स्ट में आ जाएगा Q, और Q आपको C में दिया हुआ है और D में दिया हुआ है, तो फर्स्ट और सेकंड तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। फिर नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, मिक्सचर ऑफ चाफ एंड ग्रेन, मिक्सचर ऑफ पेबल एंड राइस। पेबल और राइस को कैसे सेपरेट करोगे आप, राइस के अंदर छोटे छोटे से कंकर हैं तो उसको आप हैंड पिकिंग से सेपरेट आउट कर सकते हो, यानी कि जो थर्ड है उसमें P आ सकता है, Q तो आएगा नहीं, है ना, और R भी नहीं आएगा। R क्यों नहीं आएगा, क्योंकि R में हम थ्रेशिंग में क्या करते हैं, थ्रेशिंग में तो जो स्टॉक्स होते हैं उसमें से अलग करते हैं ना ग्रेन को, तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मुझे यहाँ पे सही लग रहा है। देखो सी में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट में Q दिया हुआ है, फर्स्ट में Q हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद सेकंड में क्या दिया हुआ है, S दिया हुआ है, सेकंड में S का मतलब है विनोइंग, हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम जो चाफ है उसको ग्रेन से विनोइंग से सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, यानी कि यहाँ पे इसको इससे मैच कर देंगे। उसके बाद मिक्सचर ऑफ पेबल्स जो हैं वो कैसे सेपरेट करेंगे, हैंड पिकिंग से सेपरेट करेंगे, और लास्ट में जो स्टॉक्स हैं उसमें से ग्रेन को कैसे अलग करेंगे, थ्रेशिंग के थ्रू, यानी कि बीट करके उसको अलग करेंगे और ग्रेन्स नीचे गिर जाएंगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स इज ट्रू ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, इट इन्वॉल्व्स केमिकल सेपरेशन एंड सेडिमेंटेशन। कौन सी चीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन जैसी तो कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन की बात हो रही है, और क्रिस्टलाइजेशन में तो हम जो भी इम्प्योर सॉल्यूशन होता है उसमें से हम प्योर क्रिस्टल्स ऑब्टेन करते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये तो बिल्कुल गलत है, और क्वेश्चन यहाँ पे NSTSC 2012 का क्वेश्चन है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विद डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। यस, जब भी क्रिस्टल्स बनते हैं तो वो एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप में बनते हैं। जैसे कि सॉल्ट अगर मैं बात करूं या शुगर की बात करूं, तो शुगर के जो पार्टिकल्स हैं, सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं, वो एक प्रॉपर ज्योमेट्री शेप में होते हैं, यानी कि क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं। द लेफ्ट ओवर लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्यूट, बट ये जो लाइन है, जो सेंटेंस है ये क्रिस्टलाइजेशन से रिलेट बिल्कुल नहीं कर रहा है, ठीक है। एंड इट इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ सॉलिड सॉलिड मिक्सचर, नहीं, यहाँ पे हम सॉलिड सॉलिड मिक्सचर को सेपरेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो सॉलिड को सेपरेट करते हैं लिक्विड से। जब भी हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन से हम क्या बनाते हैं, क्रिस्टल्स बनाते हैं। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है, आप शुगर का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाइए, यानी कि सॉल्ट को ज़्यादा ऐड कीजिए लिक्विड में, वाटर में, और उससे एक थिक लिक्विड बनाइए, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाइए, उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए, तो आपको क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। चलो, तो ये थे हमारे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के क्वेश्चंस। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके की और अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूं, और सेपरेट पर्टिकुलर चैप्टर के लिए अगर मैं लेकर आती रहूं, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा मुझे लेना चाहिए, यानी कि कौन से नेक्स्ट चैप्टर पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए। Thank you so much for watching.